हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कवर किया था कि जो अर्थमेटिक ग्राफ्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, उनको प्लॉट कैसे किया जाता है, और काफ़ी सारे रूल्स थे जो हम लोगों ने कल के लेक्चर में कवर किए थे। आज जो हम लोग लेक्चर होगा हमारे पास, उसमें हम लोग जो अलग अलग टाइप के ग्राफ्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों देखो, कहता है सबसे पहले हमारे पास वो ग्राफ आते हैं, वो अर्थमेटिक ग्राफ्स आते हैं जिनका वेरिएबल सिंगल वेरिएबल हो, या फिर हम लोग कहें वन वेरिएबल ग्राफ। मतलब कोई एक वैल्यू, कोई एक वेरिएबल, किसी भी डेटा की कोई एक वेरिएबल हो, उसको हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करें। जैसे आप लोग एक इलस्ट्रेशन में देखना, यहां पर मंथ दे रखे हैं, अलग अलग मंथ में एक इंडस्ट्री की या एक फैक्ट्री की टोटल प्रोडक्शन कितनी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून की टोटल 6 मंथ है, उनकी प्रोडक्शन दे रखी है। जनवरी में 5, फिर 7.5, फिर 5, फिर 10, फिर 12.5 एंड 15। कहता है कुछ स्टेप्स है हमारे पास, उनको फॉलो करेंगे हम। हमारे पास टाइम पीरियड है, ठीक है, उसको हम लोग ले लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और प्रोडक्शन को वाई एक्सिस पर। फिर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ इंडिकेटिंग वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट मंथ्स। हर मंथ के हिसाब से हमारे पास कुछ प्रोडक्शन है, उसको भी हम लोग चेकआउट कर लेंगे वहां पर और अपने ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। जनवरी के महीने में टोटल 5 प्रोडक्शन थी, फरवरी में वो इंक्रीज हुई 5 to 7 पॉइंट। जहां पर भी जो पॉइंट के है वहां पर हम लोग डॉट डाल देंगे और हर डॉट को फिर बाद में हम लोग एडजॉइन कर देंगे, और उसके साथ ही हमारा जो अर्थमेटिक ग्राफ है वो पूरा का पूरा प्लॉट हो जाएगा भाई। उससे हम लोग ये चेकआउट कर सकते हैं भाई कि हमारी प्रोडक्शन कब इंक्रीज हो रही है, कब डिक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है और कितनी डिक्रीज हो रही है भाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चे यूज ऑफ फॉल्स लाइन, कि जितनी भी फॉल्स लाइन है, कहता है फॉल्स लाइन का मतलब क्या भाई, द यूज ऑफ फॉल्स लाइन इज वेरी कॉमन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम सीरीज डेटा। फॉल्स कहता है कि जो फॉल्स लाइन है हमारे पास, जो जिनसे हम लोग डेटा को पॉइंट्स को अटैच करते हैं, वो बहुत कॉमन चीजें हैं बच्चे, और उनको हम लोग एग्जैक्टली डन भी करते हैं। जैसे हमारे पास ये डेटा है, जहां पर भी टाइम सीरीज का कोई डेटा हो ना, वहीं पर फॉल्स लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर अलग अलग ईयर्स का डेटा है और हर ईयर में टोटल हमारे पास कितनी यूनिट्स को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, करोड़ में है वो, तो वो डेटा भी हमारे पास यहाँ पर है। तो इस प्रकार के डेटा को हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे वो आप लोग देखना। सिंपली उसने सेम उसी तरीके से बच्चे, वही हमारे पास एक्स एक्सिस पर हमारे पास ईयर्स हैं या टाइम है, या फिर और वाई एक्सिस पर हमारे पास वो एक्सपोर्ट्स हैं, वो प्रोडक्शन क्वांटिटी है जो उसने एक्सपोर्ट की है। वो पहली क्वांटिटी 2009-10 में 600 यूनिट्स की थी, फिर 2010-11 में 640, 670, 780 और 900। हर बार एक इंक्रीजिंग डेटा है। यही ग्राफ आपको यहाँ पर शो कर रहा है और यही हमारा मेन मकसद होता है, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए हम लोग ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं भाई, ठीक है। आगे आता है हमारे पास 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ। ऐसे ग्राफ जिनके पास या जिनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाए भाई, ठीक है। अब जैसे फिर से वही डेटा भाई, आपके पास अलग अलग मंथ का डेटा है और वहां पर प्रोडक्शन है और सेल है। अब एक फैक्ट्री की टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है उस महीने में, और उस महीने में सेल कितनी है। जनवरी के महीने में टोटल 5 क्वांटिटी की प्रोडक्शन हुई है और सेल हुई है 7.5 की। अब आप लोग कहेंगे 5 की प्रोडक्शन हुई है, 7.5 सेल कैसे हो गई सर? बच्चों पहले वाला भी कुछ शौक हो सकता है हमारे पास, ठीक है। फरवरी में 7.5 सेल 10 की, फिर मार्च में 5 की प्रोडक्शन और सेल हुई है 7.5 की, और सेम हमारे पास आगे डेटा है। कहता है ये हर महीने के हिसाब से हमारे पास 2 वेरिएबल है, इनको हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे वो आप लोग देखना। पहले कहता है बच्चे उसने सेम वही तरीका होगा हमारे पास, एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम सीरीज होगा, टाइम होगा, वाई एक्सिस पर हमारे पास जो प्रोडक्शन है या फिर हम लोग सेल्स हैं, उन दोनों को वाई एक्सिस पर हम लोगों ने शो कर दिया है। कहता है अब यहां पर जो फॉल्स लाइन बनेगी हमारी वो हम लोग कैसे बनाएंगे। कहता है उसको अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए कहता है एक क्लियर लाइन
सिंगल लाइन जो डॉटेड जो हमारे पास सिंगल लाइन है उसको, तो उसकी हेल्प से हम लोग शो कर रहे हैं प्रोडक्शन को, ठीक है। पर जो डॉटेड लाइन है हमारे पास, ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग शो कर रहे हैं हमारी सेल्स कितनी हो रही है। अगर कोई थर्ड वेरिएबल होता तो हम लोग यहां पर फिर कोई नए टाइप की डॉटेड होती या एरो होती या किसी और प्रकार की हमारे पास लाइन होती तो वो हम लोग यहां पर ले लेते हैं भाई, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि अगर यहां पर तीसरा वेरिएबल होता तो आप किस प्रकार की लाइन को यहां पर चूज करते और अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते यहां पर अर्थमेटिक जो आपके पास ग्राफ बनता उसके अंदर भाई, ठीक है। आगे कहता बच्चे वो कुछ जर्नल रूल्स हैं कंस्ट्रक्टेड डायग्राम्स फॉर ग्राफ्स पे, कि हम लोग जब भी कोई रूल्स हैं, कुछ रूल्स हमारे पास कि डायग्राम जब भी प्लॉट करेंगे तो कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। एक तो भाई सबसे पहले प्रॉपर साइज होना चाहिए डायग्राम का, ठीक है, प्रॉपर हेडिंग भी होनी चाहिए, प्रॉपर स्केल हम लोगों को यूज करना चाहिए ताकि डेटा सारा इक्वल रहे, ठीक है। साइंस है कॉलम ओनली, जो साइंस और कलर है उनका भी यूज करना चाहिए और सिर्फ उन्हीं का यूज करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें लोगों को यहाँ पर ऐड ऑन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो वर्ड्स हैं या फिर फिगर्स हैं उनका लेस यूज करें, सिर्फ लाइंस या फिर हमारे पास जो और चीजें हैं डाटा उनका इस्तेमाल करें, फिगर्स और वर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पर कम से कम करें। जो बॉर्डर है वो भी ड्रॉ करना चाहिए, ड्रॉइंग द बॉर्डर, ठीक है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और कहता पूरा डायग्राम एक सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। आगे कहता है लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, कहता है जो कंस्ट्रक्शन हो डायग्राम की वो लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप होनी चाहिए, ना कि राइट टू लेफ्ट या फिर टॉप टू बॉटम, ठीक है। जो स्टेटमेंट है डेटा की वो भी जो डायग्राम है उसके हिसाब से होनी चाहिए। अट्रैक्टिव और इफेक्टिवनेस हमारे जो दोनों पॉइंट्स है वो हमारे डायग्राम के अंदर पहले ही होने चाहिए, जिसकी हेल्प से हम लोग डायग्राम को बड़ा अट्रैक्टिव फील करें और उसको अच्छे से समझे भी, ठीक है। कुछ मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। यहाँ पर मेरिट्स क्या हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की, कहता है एक तो बहुत सिंपल होती है और अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन होती है कि हम लोग ग्राफ्स को देख के ही हम सारा डेटा को समझ जाते हैं कि डेटा किस प्रकार से है, ठीक है। कहता है लास्टिंग इंपैक्ट, कि उस डेटा को उन ग्राफ का बहुत लंबे समय तक इंपैक्ट रहता है, हम बहुत लंबे समय तक डेटा को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। नो नीड ऑफ ट्रेनिंग, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती समझने के लिए। अट्रैक्टिव और इफेक्टिव तो वो पहले ही होते हैं, आप सब जानते हैं। क्विक कंपैरेटिव ग्लांस, कि हम लोग ग्राफ की हेल्प से ही डेटा को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग, भाई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी होते हैं ग्राफ्स हमारे लिए और एंटरटेनिंग तो होते ही हैं, क्योंकि जहां पर डेटा शो किया गया होता है, डेटा को हम लोग अट्रैक्ट बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए काफी एंटरटेनिंग चीजें यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में कहता है लोकेशन ऑफ एवरेज, कि जो एवरेज की लोकेशन है वो भी यहाँ पर आसानी से शो की गई है भाई, ठीक है। अब और लास्ट में स्टडी ऑफ कोरिलेशन, कि जो कोरिलेशन है डेटा के आपस में जो वेरिएबल्स हैं उनकी आइडेंटिटी, उनके बीच में क्या रिलेशन है अलग अलग वेरिएबल्स को, वो भी हम लोग यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं भाई, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं उसकी, वो क्या क्या है, एक तो लिमिटेड यूज, हम हर चीज का ग्राफ नहीं बना सकते, लिमिटेड है, लिमिटेड यूज है उसका, कोई वाइड कवरेज नहीं है भाई वहां पर, ठीक है। मिस यूज भी हो सकता है, हम ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई उल्टा रिप्रेजेंट कर दिया या फिर उसका कहीं और मिस यूज कर लिया, वो भी हो सकता है। ओनली प्रीलिमिनरी कंक्लूजन्स, कुछ बेसिक कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं ग्राफ को देख के, कोई फाइनल कंक्लूजन या कोई बहुत बड़े रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते भाई, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुछ भाई यहाँ पर इसकी लिमिटेशन। और इसी टॉपिक के साथ आपका चैप्टर ग्राफ, ये अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रेजेंटेशन वाला, अर्थमेटिक डायग्राम्स वाला, वो यहाँ पर खत्म होता है। और इसी टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के साथ आपका 11th का सिलेबस भी कंप्लीट होता है यहाँ पर भाई, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है भाई, इस चैप्टर के बाद, इसके क्वेश्चन आंसर करने के बाद हम लोग हर चैप्टर के एक दो चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे और फिर उनका टेस्ट स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।